नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के बीच अब जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए नई मुसीबत सामने आई है और ये मुसीबत उनकी पार्टी के विधायकों ने ही खड़ी की है। दरअसल उनके ही विधायकों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और रही बात जांच की तो उस पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा ही दी। आपको बता दें कि पूर्व की मनोहर लाल सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के पास 11 प्रमुख विभाग थे। गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के ऊपर शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला और हिसार एयरपोर्ट की जमीन खरीद के घोटाले के आरोप लग चुके हैं। इन आरोपों पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला कई बार सफाई भी दे चुके हैं और सबसे बड़ी ये बात है कि दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाने वाले जेजेपी विधायकों में देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम समेत करीब 5 नेता हैं और ये वही विधायक हैं जो बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। लेकिन जब सीएम सैनी से पत्रकारों ने इस विषय पर सवाल पूछा तो सीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके दुष्यंत ने क्या किया है, क्या नहीं किया वो देखें। उनके विधायकों ने ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हम पारदर्शिता के आधार पर काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी निशान पर चुनाव जीतकर आने वाले विधायक ही उन पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब उनके विधायक उनके खिलाफ खड़े हैं। हमारे पास कोई एप्लीकेशन अगर आती है तो उस पर अवश्य जांच करवाई जाएगी। और अब सीएम के कड़े शब्दों में जवाब के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जेजेपी की मुश्किलें बढ़ने के साथ ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ इनेलो भी लगातार जेजेपी के खिलाफ जांच की मांग उठा रही है और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कह रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले जेजेपी पर बड़ा संकट आने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी वाली परिस्थिति जेजेपी में भी बनने वाली है? दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सरकार क्या जांच करवाएगी? आपने जैसा कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की, उनकी जांच होगी सरकार? देखिए, उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले यानी लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान भले ही हो चुका है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो छठे चरण में मतदान होने और उससे पहले जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खुद उनके विधायक जो हैं वही बगावत कर बैठे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए गए हैं। और इन आरोपों के बीच अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने भी कड़े शब्दों में कहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन आती है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के इस मसले में, और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले रामराज जी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक चौधरी जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल विवेक जी, आप ही से शुरू करते हैं। बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं आप। 4.5 साल तक जिस सरकार की आपने तारीफें की कि बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, अब आप ही भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर चले गए या घिरते नजर आए? ज्योति जी, मुझे लगता है कि इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ के आप ज्यादा उत्सुक हैं अंदर भेजने के लिए। आज के दिन जिसने गलत काम किया होगा वो डरेगा। हम तो एक चीज जानते हैं, आज किसी विधायक ने आरोप लगाए क्या?
4.5 साल सरकार जब चली, उस टाइम पे अगर किसी भी विधायक ने किसी के भी ऊपर आरोप लगाए तो किसने किसको रोका था कार्रवाई करने के लिए या जांच करने के लिए? जो भी आरोपों का जिक्र सीएम साहब ने किया वो मेरे ख्याल से उनसे बढ़ने से पहले की जो सीएम थे उनके कार्यकाल में लगे, और उनको किसने रोका था? आज कोई सरकार कांग्रेस की नहीं आ गई या सरकार किसी और पार्टी की नहीं आ गई, पार्टी तो वही है जो पहले थी। आज उनको या उनके लीडर्स को किसने रोका? और आरोप अगर लगने की बात होती है तो आरोप किसी एक आदमी पे नहीं लगता, आरोप लगता है पूरे कैबिनेट के ऊपर। आरोप अगर लगा है तो वो पूरे कैबिनेट के ऊपर लगा है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी भी शामिल थे, जिसमें अनिल विज जी भी शामिल थे, जिनको बदला भी गया। फिर इसका मतलब तो वो भी आरोप में संलिप्त है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इस पूरे भ्रष्टाचार में जितने आरोप लगे हैं ये सिर्फ जेजेपी पर नहीं बल्कि बीजेपी पर भी लगे। जेजेपी अकेली, एक चीज का जवाब दीजिए, जेजेपी अकेली जेजेपी की सरकार नहीं थी, जेजेपी तो समर्थन कर रही थी सरकार में, कैबिनेट का मेंबर थे हम। तो जो सरकार थी वो बीजेपी की थी, फिर तो सभी के ऊपर आरोप लग गए, पूरे कैबिनेट के ऊपर आरोप लगते हैं अगर आरोप कोई भी लगते हैं। और जहां तक कार्रवाई कराने की बात है, आज के दिन ज्योति जी मंडियों के क्या हालात हैं, मंडियों के अंदर किस तरह लोडिंग की समस्या हो रही है, तमाम चैनलों में दिखाने का काम किया। किसान की फसल नहीं बिक रही, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने तो मात्र 48 और 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट डालने का काम किया। आज ये वहां तो बराबरी नहीं कर पा रहे, ये डराने की और धमकाने की राजनीति जो मेरे को लगता है इन्होंने शुरू कर दी, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमने काम किया है, हमारे काम की। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप डराने धमकाने का काम किया जा रहा है जेजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी बात की जा रही है, आज किसी ने आरोप लगाया क्या? आज के दिन आरोप लगाया किसी एमएलए ने? जब विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के अंदर किसी ने, कांग्रेस वालों ने भी आरोप लगाए बीजेपी वालों के ऊपर, इनेलो वालों ने भी आरोप लगाए बीजेपी जेजेपी सभी के ऊपर। तो सभी के ऊपर कार्रवाई किसने रोका था? रोका किसी ने तो बताएं। आज शायद नायब सैनी जी अपने आप को अमित शाह जी से भी बड़ा समझने लगे हैं। अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू किया, उसने साफ कहा, या नायब सैनी जी ये क्लियर कर दें कि ये बीजेपी की स्टेटमेंट है पूरी। आज के दिन हम नहीं मानते, हम तो एक चीज कहते हैं कि अगर किसी ने गलत किया होगा उसे डरने की जरूरत होगी। हमने किसानों को सशक्त करने का काम किया, किसानों की डायरेक्ट पेमेंट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया, 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम किया। आज उस काम में तो ये बराबरी नहीं कर पा रहे, आज उल्टे सीधे बयान देने और बातें करनी, वो काम हो रहा है। आप क्यों किसानों को तंग कर रहे हैं, क्यों नहीं लोडिंग करने दे रहे, क्यों नहीं लोडिंग हो रही, क्यों मंडियों में किसानों को रास्ते गुजारनी पड़ रही है, क्यों लंबी लंबी नहरें मंडियों के बाहर लगी हुई है, उसका जवाब दीजिए। हम तो किसानों को सशक्त बनाने की और अगर ये स्टेटमेंट विवेक जी, ये स्टेटमेंट अगर 5-6 महीने पहले आता तो शायद और ज्यादा असर करता ये स्टेटमेंट। ज्योति जी आपको बताना चाहूंगा, 4.5 साल किसान को कोई दिक्कत नहीं आई, मंडी में, उठान में, खरीद में कोई दिक्कत नहीं आई। हमने वर्किंग की थी, हमें पता था किस तरह काम करना है। आज ये वर्किंग तो कर नहीं पा रहे। नए बने मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता कि काम क्या करना है, किस तरह करना है। मनोहर लाल खट्टर जी उनका कहना नहीं छोड़ रहे हैं, तो किस तरह काम चलेगा? आज के दिन झूठे हैं, सच्चे हैं, इन बातों को छोड़ते वो अपना कर्तव्य निभाएं कि क्या काम उनके हैं, वो काम करके दिखाएं। अच्छा विवेक जी सुनिए, आपने मुझे तो कह दिया है कि आप ज्यादा उत्सुक है हमें अंदर भेजने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बता दूं। लेकिन ये तो बताइए कि आरोप सच्चे हैं झूठे हैं? नहीं, मैं तो एक चीज कह दी ज्योति जी कि अगर किसी ने गलत काम किया होगा वो डरेगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया, और आरोप मैंने साफ किया कि जिसके ऊपर लगा वो पूरा कैबिनेट, पूरे कैबिनेट जिसके मुखिया आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी थे। आपको याद दिलाना चाहूंगा, रोहतक के एमपी अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि तो मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर और कार्रवाई होगी। चलिए ठीक, किस तरह लगाए थे, क्या क्या आरोप लगाए थे, तमाम चैनलों में दिखाने का काम किया। हम नहीं कह रहे, उन्होंने आरोप लगाए थे। आज आरोप लगाना बहुत आसान है। हमने 4.5 साल विधानसभा में भी कहा, तमाम लोगों को, मनोहर लाल जी भी कह रहे हैं इस बात को, फैक्ट्स के साथ आइए, फैक्ट्स के साथ मनोहर लाल जी भी कह रहे हैं इस बात को, कोई आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मनोहर लाल जी भी कह रहे हैं कि पहले संतुष्ट आरोप लगाने वाले को किया जाता है, उसके बाद से जिस पर आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ जांच की जाती है।
मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आज के दिन कोई आरोप लगा रहा है, कोई फैक्ट होगा लगा लेगा। ठीक। हमने जो काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। चलिए ठीक है, चर्चा करेंगे आगे। बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं और मेहमान भी और बने हुए हमारे साथ। रामनाथ जी शर्मा जी, बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि 4.5 साल में किसान परेशान नहीं हुआ। विवेक जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा वेट आपको करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि और भी मेहमान बने हुए हैं। शर्मा जी, आपने सुना होगा विवेक जी की बातों को, बड़ी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा अगर आरोप लगे हैं तो ये सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी पे नहीं लगे हैं, ये आरोप बीजेपी पर भी लगे हैं, क्योंकि मेन तो उसमें मनोहर लाल जी थे, पूरी बीजेपी पर आरोप लगे हैं, ये अकेले हम पर आरोप नहीं लगे हैं। देखो ज्योति जी, सबको पता है इस बात का, भाई आज हमारे देश की जनता जाग चुकी है, तो कमजोर नेतृत्व की जरूरत नहीं है। उसको मोदी जी जैसा नेता चाहिए, शेर दिल आदमी चाहिए जो हमारे देश का नेतृत्व कर सके। पहले कमजोर नेतृत्व था। अभी हरियाणा की बात हो रही है शर्मा जी, हरियाणा की बात पे आ जाओ। जेजेपी के प्रवक्ता अच्छा होता ये बात कहते कि भाई हमारे 5 विधायकों ने आरोप लगाए, इसका मतलब 50% हो गए। 50% इनके विधायकों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। ये बात कहते अच्छा होता है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, किसी तरह की भी जांच करा लो, हम जांच के लिए तैयार हैं। अब ये तो बात कह नहीं रहे, ये उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप ये बात बोलो ना, हम जांच के लिए तैयार हैं। आप ये बात बोलो ना, आप ये बात बोलो हम जांच के लिए तैयार हैं। आप डर तो रहे हो। पहले आपके ये खोटल आदमी के दिल में होता है जो डर के ऐसी उलझुल बातें करता है। आप ऐसी बात क्यों करें? आप ये बोलो मैं जांच के लिए तैयार है। आप करें उलझुल बातें, आप ये बोलो हम जांच के लिए तैयार हैं। आपके 50% विधायकों ने एक एक करके आपके विधायकों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। आप ये बात कहो हम जांच के लिए तैयार हैं। वैसे सरकार जिस तरह की भी जांच कराएगी, हमारे विधायक जिस तरह की भी जांच कराएंगे, हम उस जांच के लिए तैयार है। ये बात कहो। अरे ये बात आप मनोहर लाल के ऊपर फोन काट रहे थे। मनोहर लाल किसने रोका था? अरे आप मनोहर लाल जी की क्या और करोगे? मनोहर लाल जी ने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आज गरीब का बच्चा बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है। लेकिन शर्मा जी ये अपना आप में ऐतिहासिक है। शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी एक और सवाल मेरा है। जेजेपी ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो किसान परेशान हो रहे हैं वो अभी हो रहे हैं, पिछले 1 महीने से जब से अलग हुए हैं। देखो इस भाई को ये पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा अगर किसान हितैषी सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। भाई आज तक इतिहास पर पहली बार हुआ है भाई किसानों के खाद बीज के 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाते हैं खाद बीज के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि से। और किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के इनपीडी खाली चली गई थी, आज उसके बच्चों को नौकरियां दे रही। अच्छा, दूसरा रही बात है उसकी किसानों की, हमारा किसान की पीड़ा को वो बेहतर जानता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे लेकिन ये बताइए ना, चलिए ठीक है, किसानों पर चर्चा करेंगे, किसानों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शर्मा जी यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कहा है कि भाई हमारे पास एक एप्लीकेशन अगर आती है तो हम जांच शुरू कर देंगे, बख्शा नहीं जाएगा। देखो मोदी जी का भी एक सिद्धांत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी का भी यही है, मैं ना खाने। तो इसका मतलब तो ये भी बना ना एक तरीके से, देखिए जैसा कि विपक्ष लगातार तंज कस रहा है कि 4.5 साल तक आपने खाने दिया, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खाने दिया आपने। देखो इनके विधायकों ने 5 विधायकों ने आरोप लगाए हैं, भाई इनके 5 विधायकों ने आरोप लगाए हैं। अगर वो लिखित में देंगे तो जांच कराएगी सरकार। ये तो सबसे ईमानदारी सरकार लगाई है, सबसे ईमानदार सरकार है। सुन लीजिए थोड़ा सा, नायब सैनी जी की सबसे ईमानदार सरकार है, वो खुद मेहनत कर रहे हैं। और मोदी जी ने मनोहर जी ने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनकी नीतियों को नायब सैनी जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मनोहर लाल की ईमानदार सरकार नहीं थी, कह रहे हैं। कौन कह रहा है? जेजेपी के प्रवक्ता। ये तो कुछ भी कहें, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इनसे हमने करेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? चलिए ठीक है, आगे चर्चा करूंगी, बहुत सारा समय हमारे पास, आगे चर्चा करेंगे। शर्मा जी आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारा समय। लेकिन अनु सूरा जी हमारे साथ बनी हुई। अनु जी, बड़े आरोप लगे हैं और जिसके बाद से सीएम
नायब सिंह सैनी बड़ा रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा है कि भाई एप्लीकेशन आने दो, हम जांच कराएंगे। रिएक्शन आपका चाहूंगी अनु जी। चलिए कोई बात नहीं, अनु जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आवाज उनकी सही करने का प्रयास करेंगे, लेकिन केवल ढींगरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ढींगरा साहब, बड़े आरोप लगाए हैं जेजेपी के विधायकों ने, जिसके बाद से अब बीजेपी भी एक तरीके से थोड़ा सा तिलमिला उठी है। सैनी साहब का आज बयान आया था बड़ा, उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन आने दो, एप्लीकेशन आते ही हम जांच शुरू करेंगे, और वही बात मनोहर लाल जी ने भी कही है। तो क्या रिएक्शन कांग्रेस यहां पर देगी? ज्योति जी, ये 4.5 साल लगातार जो हम लोग डिबेट करते रहे और हम मुद्दे ये उठाते रहे कि ये भ्रष्टाचार कर रही है खट्टर सरकार और जेजेपी उसके अंदर शामिल है, इसका मतलब किसी ने संज्ञान लेने की बात ही नहीं करी। और आज संज्ञान लेने की बात कर रही है जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं, इनके विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया और बीजेपी कह रही है इन्होंने भ्रष्टाचार किया, हम वो करेंगे। दिग्विजय जी ने आरोप लगाए कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही थी 4.5 साल लगातार हमारे साथ बैठ करके, और ये कह रहे हैं कि जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया तो हम जांच कराएंगे। इसका मतलब कि जो हम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। आज जो अगर शराब घोटाले की एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ जाती तो दूध का दूध पानी का पानी होता। एचपीएससी का जो चेयरमैन, जो डिप्टी सेक्रेटरी था अनिल नागर, उसके 2-3 करोड़ रुपए जो ले रहा था अपने दफ्तर के बीच में पकड़ा गया, अगर उसकी जांच की रिपोर्ट आती कि किसके कहने से पैसे ले रहा था तो बीजेपी उसमें फंसी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बीजेपी का चेयरमैन जो है एचपीएससी का, या वो पैसे ले सकता है भर्तियों के लिए या मुख्यमंत्री ले सकता है। तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे और जो एचपीएससी का चेयरमैन था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, तभी तो बीजेपी का चेहरा नकाब खुलता। और जो शराब की जांच हो रही है, अगर उसकी एसआईटी बाहर आ जाती तो भी क्लैरिटी आ जाती कि जो शराब कोरोना काल में चोरी कैसे हो गई और किस तरह से उसकी बंदरबांट हुई, कहां पे शराब चोरी गई एक्साइज की। ये सारी चीजें जो हैं, हम लोगों ने सिर्फ ये 2 मुद्दे नहीं उठाए, हम लोगों ने इसके बावजूद धान घोटाले का मुद्दा भी उठाया था, माइनिंग का भी उठाया था, पेपर लीक का भी उठाया था, बिजली मीटर खरीद का भी उठाया था, और भी तमाम घोटाले उठाए थे। लेकिन उस समय दोनों एक दूसरे के साथ लिपट चिपड़ हुए थे और दोनों लूट रहे थे हरियाणा को। ये बीजेपी और जेजेपी दोनों दोषी हैं इस बात के, और ये दोनों दोषी जो हैं अब आपस में लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो कह रहे थे उसकी बात क्लैरिटी में नहीं आई उस समय, और 4.5 साल ये हरियाणा लुटता रहा और ये दोनों आपस में घी खिचड़ी हुए रहे, खट्टर साहब भी और दुष्यंत चौटाला भी। आज उस समय उन रिपोर्टों की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक, सवाल ये है। ठीक, शर्मा जी आप तक आऊंगी रिपोर्ट का सवाल लेके, लेकिन अनु जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? इसके बाद आऊंगी विवेक जी आपके पास। बड़ा आरोप लगा है, जेजेपी के विधायकों ने ही लगाया है, जिस पर अब बीजेपी का भी बड़ा रिएक्शन सामने आया है। सीएम खुद कह रहे हैं कि मेरे पास एक एप्लीकेशन आए, एप्लीकेशन आते ही हम लोग जांच करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कौन है यहाँ पर? बीजेपी, जेजेपी, जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं। क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? जी ज्योति जी, बड़ी हास्यास्पद सिचुएशन आज प्रदेश के सामने है कि एक सहयोगी पार्टी की 5 एमएलए अपनी ही पार्टी पे आरोप लगा रहे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो सबसे पहले तो मैं उन जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए हैरान हूँ कि वो जब उन्हें पता था तो वो क्यों आज बोल रहे हैं। वो सब कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? क्यों वो चुपचाप देख रहे थे? क्या मजबूरी थी? उसके बाद बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी आज कह रही कि हम जांच करेंगे। मैं इसको आम भाषा में कहूँ तो हरियाणा में कहते हैं कि जब घर में मौज हो तो देरानी जेठानी नहीं लड़ती। लड़ाई लाड कितना है देरानी जेठानी का वो तब पता चलता है जब घर में तोता आता है। तो आज भाजपा हो चाहे जजपा, ये दोनों तोते में है। अब ये देरानी जेठानी की तरह लड़ रहे हैं, लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं। सब कुछ लुट चुका है, बर्बाद हो चुकी है ये दोनों ही पार्टियां। अब क्या दिखाना चाहते हो आप? हरियाणा प्रदेश ने देखा है जिस तरीके से धान घोटाला बहुत प्रमुखता से अजय चौटाला जी ने उठाया, उसके अलावा पेपर लीक घोटाला, कितने लंबे समय से विपक्ष लगातार, खासकर अजय चौटाला जी लगातार इनके हर एक घोटाले पे पर्दा उठाते रहे। जमीन घोटाला, मैं कहूँगी सूटकेस घोटाला,
उसके बाद खनन घोटाला। अरे घोटालों के अलावा इन्होंने किया क्या है? शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। लेकिन पूरे हरियाणा जब तक दोनों का सिस्टम ठीक चल रहा था, जो लूट ये लोग कर रहे थे उसका बंटवारा अच्छे से बराबरी से हो रहा था, एक प्रोपोर्शन में हो रहा था, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही बंटवारा बंद हुआ वैसे ही आरोप लगने शुरू हो गए। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी दादा गौतम की, वो तो शुरू से कह रहे हैं ना, ये तो 5वीं लैपटॉप बोल रहे हैं, वो तो शुरू से कह रहे हैं खोपर अकेला जीत गया। तो बिल्कुल खोपर में खूब जचा के हरियाणा को जीतना है। और साथ के साथ मैं ये कहूंगी कि जो अपना पल्ला झाड़ती है भाजपा, आप भले नहीं है, 6,500 करोड़ का घोटाला केंद्र में करके बैठे हैं। हरियाणा के घोटाले तो तब उजागर होंगे जब सत्ता बदलेगी। 6,500 करोड़ देश के जो उद्योगपति हैं उनके गले में उठा रख के आपने लिया। तो ये अभी जो घोटाले उजागर हो रहे हैं अनुजी, ये कौन से घोटाले हैं? ये तो मैं कहूंगी ये तो प्रदेश स्तर के घोटाले हैं। राष्ट्रीय स्तर के घोटालों की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इन्होंने किया है, देखो बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने तो घोटालों को लीगलाइज कर दिया, कानून बदल के कि हमें घोटाला करने की इजाजत है, हम पूंजीपतियों से हजारों रुपए चंदा लेंगे और बाकी सबका हम गला घोंट देंगे। मैं बिल्कुल ये बात ठीक है कि जेजेपी ने बिल्कुल भ्रष्टाचार किया है, हर किया है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी इंस्पेक्शन कौन करेगी? कौन सी सरकार करेगी उनका इंस्पेक्शन? का भ्रष्टाचार के मामले में उनसे कई गुना ज्यादा आगे है। मैं कहती हूँ दोनों ही बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी वो कहानी है। दो चोर आपस में लड़ रहे हैं। हरियाणा की जनता 4.5 साल से इस गठबंधन को देख रही है और अब की बार दोनों साफ होने वाले हैं। और ये गोखलाहट है कि जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के आरोप करके एक दूसरे को मतलब खुद को साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये सब बिल्कुल मैं कहता हूँ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक सत्ता बदलने दीजिए। इनके सारे घोटाले ये जिस तरीके से अभी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको कोई भ्रष्टाचार का केस मिलता है आप उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन के पास ये जिस तरीके से कार्रवाई भाजपा कर रही है, भाजपा भी नहीं बचेगी। टाइम सबका आता है। अरे इन्होंने कोयला घोटाले जिसकी तिजोरी में कोयला पड़ा था उसको तो ये कैंडिडेट बनाते हैं और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भाजपा वाले मैं कहती हूँ भाजपा की वर्किंग मशीन में जाते हर भ्रष्टाचारी मिल जाता है। जब तक दुष्यंत इनके साथ था तब तक दुष्यंत इनका लाडला था, सबसे ऊंचा नेता था। जैसे ही वो बाहर आया, हालांकि हमें तो पता था कि लाडला क्या गुल खिला रहा है हरियाणा में, लेकिन आज खुद भाजपा कह रही है, खुद इनके विधायक कह रहे हैं, तो ये तमाशा तो होना ही था, वो आज हो गया। ठीक है, चलिए अनु जी, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों,
सनातनी होना वर्तमान में ही नहीं बल्कि आदिकाल से ही गर्व की बात रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदू स्वयं इसे सनातन धर्म, सनातन परंपरा कहते हैं, जहां अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी जाती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे अधर्मी लोग हैं जो सनातन धर्म के बारे में ओछी टिप्पणी करने से भी नहीं कतराते। एक तरफ अमेरिका के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से उसकी तुलना कर डाली। ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे महान सनातन धर्म का अपमान है। आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान का, जो आखिरी हिंदू सम्राट थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को कई बार मार मार कर भगाया था। वहीं मोहम्मद गोरी जिसने हमारे देश आकर न जाने कितने मंदिरों और शिवालयों को तबाह कर दिया था, लेकिन मक्कार जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर धोखे से पृथ्वीराज चौहान को कैद करा दिया। गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने राज्य ले गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई और यहां तक कि उनकी आंखों को लोहे के गर्म सरियों से फोड़ दिया गया। लेकिन हमारे सनातनी सम्राट ने फिर भी जान की भीख नहीं मांगी। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बांध का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। चंद्रबरदाई अपने मित्र की योजना समझ गया और उसने ऐसे दोहे का प्रयोग किया कि महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बांध के जरिए क्रूर आक्रांता मोहम्मद गोरी की भरी सभा में हत्या कर दी, जिससे उन्होंने अपने धर्म और सम्मान दोनों की रक्षा करते हुए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया। यानी अब समय आ गया है कि हर सनातनी को अपना धर्म बचाने के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं कि धर्म का अनादर होते देखकर भी जो चुप रहता है वो महापापी है, परंतु धर्म की रक्षा करने हेतु जो प्रयत्न करता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है, और धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। किसी ने कहा है, दोस्तों बहुत खूबसूरत बात कही है, मैं मूर्ति की पूजा करता हूं इसलिए तुमने मूर्तियां तोड़ी, मैं मंदिर की पूजा करता हूं इसलिए तुमने मंदिर तोड़े, लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। मैं मिट्टी की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपनी कब्र से मिट्टी हटा दे। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, आपके पास आते हुए एक बड़ा अहम सवाल, आरोप लगाने वाले भी आपके अपने ही विधायक हैं, पूरे 50%, 5 विधायक ऐसे हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो आपका कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया हमने, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो भ्रष्टाचार की कैटेगरी में आता हो, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी सारे कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार हुआ, इसके बारे में हम बहुत समय से कह रहे हैं, रिपोर्ट भी सामने नहीं आ रही है। तो क्या कारण हो सकता है कि आपके विधायक आपके खिलाफ खड़े हो गए? ज्योति जी, क्या हर खबर पे आके 5 विधायकों ने कोई आरोप लगाए? आप ही के 5 आज कोई आरोप लगाए? आप ही के 5 विधायक थे आज कोई आरोप लगाए या हर खबर चैनल पे आके आरोप लगाए? आपके चैनल पे आके कोई आरोप लगाए? जारी करने के बावजूद आपके विधायक पहुंचे सदन में। मैं क्या कह रहा हूँ, आज के दिन अगर किसी विधायक ने आरोप लगाए हों तो बात करें। आज सीएम साहब से जब सवाल पूछे जाते हैं और सवाल पूछा जाता है मंडियों को लेके, वो जवाब देते हैं दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज के दिन अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो आप बताइए। आरोप लगाए विधानसभा के अंदर, लगाने वालों ने लगाए, जिनको मंत्री पद नहीं मिला उन्होंने आरोप लगाए। आरोप लगाने वालों के पास कोई फैक्ट नहीं, जो दूसरे बैठे हैं उनके पास कोई फैक्ट नहीं। अब तो हम सरकार में नहीं, कार्रवाई करके पास से करो। अगर आपको लगता है हमने अगर कुछ किया होगा तो हम डरेंगे, पहले भी कह चुका हूं।
अगर आरोप लगे हैं तो पूरी सरकार के ऊपर लगे हैं, पूरे कैबिनेट के ऊपर लगे हैं। अभी किसान का जिक्र शर्मा जी कर रहे थे। शर्मा जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, ये बता दें कितने प्रदेशों में 14 फसलों पे एमएसपी देने का काम बीजेपी कर रही है? कितने प्रदेशों में 48 घंटे के अंदर पेमेंट देने का काम बीजेपी कर रही है? हमारी सरकार अरे शर्मा जी कि आप जवाब दीजिए, कितने प्रदेशों में बीजेपी 14 फसलों पे एमएसपी दे रही है? कितने प्रदेशों में डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में दे रही है? जवाब नहीं है। हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जी का ही विजन था, जो हमने ये काम करके दिखाया। अभी तो जुम्मा 1 महीना नहीं हुआ सरकार से अलग हुए और आपको होने की बजाय अच्छा होता आप ये कहते हमने सिस्टम की। शर्मा जी इस तरह डिबेट करेंगे बहुत बढ़िया चलेगी, आप भी इसी तरह कीजिएगा। हमने सिस्टम की लीकेज को खत्म करने का काम किया, जो लीकेज पिछले समय से चली आ रही थी उसको बंद करने का काम किया। हमारा ही विजन था कि आज 14 फसलों पे हम एमएसपी देने का काम कर रहे हैं, हमारा ही प्रयास कर रहे थे। हमारा ही विजन था कि हमने 48 घंटे के अंदर मात्र एक प्रदेश के अंदर एमएसपी सीधा उसके खाते में, किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया। हमारा ही विजन था पूरे देश में पहला हरियाणा एक प्रदेश बना जिसका सारा रिवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का हमने काम किया। हमारा ही विजन था कि हमने किसान को सशक्त बनाने का काम किया, किसान को पटवारियों के पीछे लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई आरोप लगे हैं तो दोनों पे लगे, ऐसे ही अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो दोनों के बलबूते हुआ है ना। साफ और स्पष्ट बात कह दी। मैंने सवाल पूछ लिया, ये बता दें बीजेपी के कितने प्रदेशों में 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, कितने प्रदेशों में डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में दे रहे हैं? इनके पास जवाब नहीं है। यहाँ भाषणबाजी करेंगे। अगर आरोप लगे हैं, आरोप शर्मा जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, रोहतक के एमपी ने आरोप लगाए थे मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। मैंने नहीं लगाए, रोहतक के एमपी ने लगाए थे, इन्हीं की पार्टी के एमपी ने लगाए थे। वो सबके सामने मीडिया में आके लगाए थे, कोई कमरे में बैठ के अकेले चुपचाप नहीं लगाए थे। उन पे कार्रवाई करनी है कि कौन कसूरवार था कौन नहीं था, वो तो समय बताएगा। अगर आप सोचते हैं कि चुनाव के समय पे ऐसे विजन देके हमें डराएंगे, हम डरने वाले नहीं है। हमने पहले भी काम किया, हम आगे भी काम करेंगे और काम करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। चलिए ठीक है शर्मा जी, विश्वास हमारे ऊपर था, सभी लोगों ने हमें चुन के देखने का काम किया और आगे भी देखिए। मैं ये चीज बताना चाहूंगा आपको। ठीक है विवेक जी लौटूंगी, विवेक जी लौटूंगी। आज शर्मा जी यहाँ पे बता दें, इनके 10 एमपी थे पिछली बार, 10 के 10 एमपीओ की एक उपलब्धि बता दें जो उन्होंने हरियाणा के हित की आवाज उठाई हो। आप अपना घर से मानिए, आप अपना घर से मानिए, आप उस सब्जेक्ट में तो बोलते नहीं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम बताएंगे क्या क्या किया, हमने क्या क्या काम किए सरकार में रहते हुए। लेकिन विपक्ष को भी आप सुन रहे हैं ना, आप विपक्ष को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस को सुन रहे हैं, इन्हें को सुन रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हम इन बारे में तो कब से कहते हुए आ रहे हैं, न रिपोर्ट की जा रही है सार्वजनिक, न कुछ किया जा रहा है। ये अभी से नहीं, बहुत समय से चल रहा है। इन्हें किसने रोका था? हम तो पहले कह रहे हैं कोई फैक्ट हो तो लेके आए। सिर्फ मुंह हलाने से कुछ नहीं होगा, जुबान हलाने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई फैक्ट हो तो लेके आए। किसने आरोप तो कोई भी लगा देगा। मैं आरोप लगा दूंगा ढींगरा जी के ऊपर, ढींगरा जी मेरे ऊपर लगा दे। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, फैक्ट के साथ बात कीजिए। आज पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे। ठीक है विवेक जी, समय की कमी है। विधानसभा के पटल पे 4.5 साल में तो फैक्ट रख नहीं पाए। ठीक है शर्मा जी, अब अपनी बात आप रखिए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है, चाहे शराब घोटाला की बात हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला की बात हो। इतने समय से मांग हम कर रहे हैं, चाहे विधानसभा, इन्हें लोगों का कहना है कि विधानसभा में हमने मांग की, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है? देखो ज्योति जी, माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ताकत, बहुत ही सेरे दिल इंसान है, उनका एक सिद्धांत है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसको फॉलो किया मनोहर लाल जी ने, बहुत ईमानदार उन्होंने सरकार चलाई। भाई उन्होंने जो खर्ची पर्ची जो बंद कर दी, पहले कांग्रेस के टाइम में, इन लोगों के टाइम में, इनके तो आपका कि भ्रष्टाचार में सजा हुई है तो बोल क्या पाएंगे। अच्छा, उधर से कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, मानेसर जमीन घोटाला सबको पता है।
सेक्शन 4(6) का नोटिस दे देते थे, किसानों की सस्ते भाव में जमीन खरीद देते थे, बिल्डर को महंगे भाव में बेच देते थे। तो किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बच्चों को बिना करती बिना पर्ची के मनोहर लाल सरकार जी ने नौकरियां दी। क्या अपना उदाहरण है, पहले जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इसके आधार पर नौकरी मिलती थी, उस सब वाद को खत्म करके मनोहर लाल जी। अभी तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। जेजेपी कह रही हमने ये किया, हमने क्या, आप कह रहे हमने किया, सेपरेट किया है, मिल के किया, यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, उसी चीज को फॉलो करने के लिए माननीय मोदी जी और मनोहर नीतियों को हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और नायब सैनी जी का भी यही सिद्धांत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनके 50% पहले तो ये आप सब्जेक्ट पाइए भाई। आरोप कितना लगाया? आरोप जेजेपी के 50% विधायकों ने लगाया, इसके ऊपर लगाया, पूरे डिप्टी सीएम के ऊपर लगाया। अगर वो एप्लीकेशन देते हैं और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कहा, वो आरोप लगाएंगे तो जांच होगी तो जांच से रिपोर्ट सामने आएगी, सार्वजनिक होगी, सबको पता चलेगा भाई दोषी कौन है, किसने भ्रष्टाचार किया, कितना नहीं किया। अच्छा होगा जेजेपी के विधायक, जेजेपी के शर्मा जी, आप थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए, वो कह रहे हैं हमने किया विकास, हम थे इसलिए हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी दी, हम नहीं होते तो आपने किसानों की सुध नहीं लेनी थी। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा किसान हितैषी तो वो होता है जो किसान का बेटा हो और जो जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के, मजदूर के बेटे हैं, खुद उन्होंने लेकिन रिपोर्ट पे आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है विवेक जी, आपके पास लौटूंगी। शर्मा जी छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि 2 लोग और वेट कर रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिए। उन्होंने ये विपक्ष का कहना है, चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, शराब घोटाले की हो चाहे रजिस्ट्री की हो, कब तक रिपोर्ट आएगी? हम बार बार यही पूछ रहे हैं। देखो जांच, वो तो जांच अधिकारी बताता है, भाई जांच चल रही है, जांच से रिपोर्ट आएगी, सबको पता चल जाएगा। ये तो कोई छुपाने की तो होती नहीं। अच्छा ये मेरा भाई ढिंगड़ा हंस रहा है, अरे खास तो बोले, कार्मिक के बोले जिसमें 70 छेद है। इनकी सरकार तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री रही है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। माने जमीन घोटाला है, अरे सेक्टर 4(6) का नोटिस सभा के किसान की सस्ते भाव में जमीन खरीद देते थे, बिल्डर को महंगे भाव में बेच देते थे। आप कैसे बोल रहे हो किसान हितैषी होने का नोटिंग कर रहे हो? प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक आपके टाइम में किसानों को देते थे आप, और अभी आप कह रहे हो किसान हितैषी है। ये आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं है। ढींगरा साहब रिएक्शन किसानों का। हेलो, हाँ जी बताएं। ढींगरा साहब आपका रिएक्शन चाहूंगी। वो तो कह रहे भाई, ये कहना चाह रहा हूँ बस विकास हुआ हमारी सरकार में, बीजेपी का कहना है। आप देखिए, ये विकास की तो दुहाई आपस में दोनों दे रहे हैं ना। ये खट्टर साहब जो है वो जेजेपी पे रोक लगा रहे, जेजेपी खट्टर साहब पे रोक लगा रही, लेकिन सरकार तो इकट्ठे चला रहे थे और मिल के चला रहे थे। अभी जो सवाल पूछे विवेक चौधरी ने, वो तो सही पूछे कि कैबिनेट तो इकट्ठी थी, और बात सही है, कैबिनेट तो इकट्ठी थी। उस कैबिनेट में अगर घोटाला हो रहा था तो मुख्यमंत्री क्यों सोए हुए थे? ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सोए हुए थे, देवतुल्य खट्टर साहब सोए क्यों हुए थे? सवाल तो ये है। एक मिनट, लेकिन सवाल तो ये भी बड़ा बनता है ना कि आप ही के नाक के नीचे कैसे फिर जेजेपी घोटाला कर गई? ये रामराज जी ये नहीं बता रहे कि जो देवतुल्य खट्टर साहब थे, अरविंद शर्मा जी जब ये आरोप लगा रहे थे कि 3.5 करोड़ का घोटाला हुआ, 3.5 लाख करोड़ का। आपको क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट, मेरे को दिक्कत हो रही है ना। शर्मा जी एक बार बोलने दीजिए, एक बार शर्मा जी लौटूंगी आप, अपना पॉइंट नोट कर लीजिए। शर्मा जी मुझे दिक्कत हो रही है, एक बार सुन लीजिए। ढींगरा साहब अपनी बात रखिए। 350 करोड़ का जो घोटाला हुआ था रोहतक के अंदर, अरविंद शर्मा जी ये कह रहे थे मनीष ग्रोवर और खट्टर साहब उस पैसे का क्या किया, वो घोटाला हुआ है। तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं जांच बिठाई? है तो कह रहे हैं एप्लीकेशन वो तो दी थी एप्लीकेशन दी थी। और अरविंद शर्मा ने एप्लीकेशन दी थी क्या? एक मिनट, वो देवतुल्य खट्टर साहब ने आरोप लगा रहे हो, आपने एप्लीकेशन दी थी क्या? अरविंद शर्मा ने दी थी ना। भ्रष्टाचार की गंगोत्री, अरविंद
अरे भाई अरविंद शर्मा आपकी घोटाले हुए माने सर जमीन घोटाला जनता को। शर्मा जी बस सुन लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी विवेक जी आपके पास भी लौटूंगी। एक बार ढींगरा साहब को सुन लीजिए, विवेक जी आपके पास भी लौटूंगी। थोड़ा सा धीरे करिए, थोड़ा सा धीरे, सभी का नंबर आएगा, सभी का। मनीष ग्रोवर जी एक बार सुन लीजिए ढींगरा साहब को। विवेक जी नंबर आएगा आपका। मनीष ग्रोवर जी कह रहे थे, अपना अरविंद शर्मा जी कह रहे थे कि मनीष ग्रोवर 350 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के साथ। शर्मा जी एक बार सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरविंद शर्मा ये कह रहे थे मनीष ग्रोवर और मुख्यमंत्री 350 करोड़ रुपए कहां गायब कर गए, ये समझ नहीं आ रहा। तो देवतुल्य चीफ मिनिस्टर ने जांच क्यों नहीं करानी चाहिए थी ना। देवतुल्य सीएम जो थे खट्टर साहब, वो शांत पता था घोटाला हो रहा है, और घोटाला जब एक अरे बात रामराज जी सुनिए, ये जो देवतुल्य बीजेपी सरकार है ना, सुन लीजिए, देवतुल्य देवतुल्य सुन लो, देवतुल्य साहब सुनो, ये जब सुनो भाई जब शराब घोटाला हो रहा था, रामराज जी देवतुल्य साहब, जब शराब घोटाला हो रहा था तो उस समय आपने जांच क्यों नहीं कराई, एसआईटी का जवाब क्यों नहीं आया। जिस समय जाट रक्षण हुआ था उस समय उसकी प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करी। जब देवतुल्य महाराज, जब आप रजिस्ट्री घोटाला हो रहा था तो उस समय उसकी जांच क्यों नहीं आई सामने। जब पेपर लीक हो रहे थे उसकी जांच देवतुल्य महाराज क्यों नहीं आया सामने। ठीक है, जब अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी था, शर्मा जी आपने बारी कहाँ पैसे ले रहा था। ठीक है हमने पकड़ा होगा ना, पकड़ा किस तरह। एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी देवतुल्य पकड़ने वाले भी तो हमें। ठीक है ढींगरा साहब आपके पास भी लौटूंगी, समय की थोड़ा सा पाबंदी है, बताइए ना, समय की थोड़ा सा पाबंदी है, समय की थोड़ा सा। महाराज बताइए ना किसके कहने पे पैसे। ठीक है, लूंगी जवाब लूंगी ढींगरा साहब। शर्मा जी थोड़ा सा कंट्रोल। अनु जी अपनी बात रखिए। कितनी खर्चियां थी, कितने टैक्सी थे, वो बताओ। ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है लूंगी आपके सवालों को जवाब। मैंने भी सभी प्रवक्ताओं को सुना। जेजेपी बीजेपी की जो कहानी है वो तो जग जाहिर है, उस पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि पूरा हरियाणा जानता है कि क्या हो रहा था पिछले 4.5 साल में हरियाणा में। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। पूरा हरियाणा इस बात को समझे कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अभी मेरे कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता भाई आपस में लड़ रहे थे। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2016 में जो हरियाणा में दंगे हुए थे उनकी रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं हुई है। वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जाती। और यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर उस वक्त जिस तरह के जहरीले भाषण देके भाजपा के सांसद राजकुमार सैनी ने माहौल बिगाड़ने का काम किया, उसी सैनी साहब को पटका पहना के कांग्रेस शामिल करती है, स्वागत करती है। और आज हुड्डा और सैनी एक मंच पे दिखाई देते हैं, एक ही पार्टी के सदस्य हैं। तो पब्लिक के साथ ये तमाशा इन्होंने क्यों किया। पब्लिक सब देख रही है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल करते हैं। कभी कोयला घोटाला कहते 30,000 का कोयला तो इनकी तिजोरी में भाजपा की कहते हैं ना कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, उसी गंगोत्री में गोते मार के ये कैंडिडेट ढूंढ रहे भाजपा वाले। भाजपा से कोई ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, इसमें कांग्रेस में विचार के अंदर हो रहा है। तो ये जो खेल हो रहा है ये हरियाणा देख रही है, पूरा हरियाणा देख रहे 10 साल से क्या क्या इन्होंने किया है। और मैं एक चीज बहुत स्पष्टता से पूछना चाहूंगी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई से कि श्री 1008 माननीय लोकप्रिय खट्टर साहब, अगर वो इतने ही डेवलप थे, इतने ही लोकप्रिय थे, तो उनको बदलने की जरूरत क्या पड़ी। क्या इमरजेंसी आई कि रातों रात उस देश व्यक्ति को आपने एकदम से कुर्सी पे उठा के चटक दिया। क्या ठीक है शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है शर्मा जी जल्दी से इनके बातों का जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास विवेक जी आऊंगी। शर्मा जी दोनों के सवालों का जवाब, उसके बाद मैं फिर विवेक जी के पास जाऊंगी। मैं इनको अनु जी को बताना चाहूंगा ये बदला क्यों। बदलाव एक प्रकृति का नियम है और उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी 1-1.5 साल पहले
कि भाई युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और पार्टी मेरे को दूसरी जिम्मेवारी सौंपे तो मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं इनके बता दूं, वो हमारे देश के सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बनने जा रहे हैं और वो राष्ट्रीय नेता बनने जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद, प्यार, दुलार वो हमारे साथ बना हुआ है। नए मुख्यमंत्री जी आगे हैं, वो उनकी नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। उनसे बड़ा किसान नीति कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ भी जाते हैं युवा शक्ति में एक बड़ा जोश है, वो एक विशाल जनसैला उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ रहा है और चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। हरियाणा की जनता में बहुत ज्यादा जोश है। ये फैसला पूरा जनता के हाथ में। ठीक है विवेक जी अपना फाइनल कमेंट भी दीजिए। और स्पेशली इनेलो का ये कहना था, जब अभय चौटाला जी से रिएक्शन पूछा गया इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन का वेट क्यों कर रहे हैं, सीधे जांच कीजिए। वो तो ये भी कहेंगे कि बिना किसी उसके आप जांच कीजिए। हमने तो एक ही बात शुरुआत से लेके अंत तक, डिबेट के अंत में पहुंच के मैंने एक ही बात कही, किसने रोका जांच करने से? किसने रोका? 4.5 साल में क्यों नहीं जांच की और क्यों नहीं रिपोर्ट सार्वजनिक की? हम तो खुद कह रहे हैं अगर हम कहीं फॉल्टी हो गए, एक ज्योति जी आप भी बताइए, अगर कोई आरोपी कसूरवार होगा वो ये कहेगा कि जांच कीजिए और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। हम तो खुल के कह रहे हैं कि आप कीजिए। आज के दिन शर्मा जी एक बात का जवाब नहीं दे पाए। मैंने इनसे पूछा 10 जो लोकसभा के कैंडिडेट है उनकी एक उपलब्धि बता दें हरियाणा के लिए उन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, ये था वो था, कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी। तो 10 साल की सरकार में इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अंदर क्यों नहीं भेजा? आज कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की जो मिली भगत है वो सामने आ रही है। अच्छा यही बात वो भी कहते हैं, वो कहते हैं जेजेपी बीजेपी मिली हुई है, आप कह रहे हैं इनेलो नहीं, कांग्रेस इतना भ्रष्टाचारी है। इन्होंने कहा, अभी कहा 10 साल की कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अंदर क्यों नहीं भेजा, किसने रोका? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं वो सबको दिखा। जब अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं थी उस समय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ताकि बीजेपी को फायदा हो सके, सरकार न गिरे। आज सबके सामने है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं पर कार्रवाई नहीं करेंगे। कारण क्या है? वो इन्हीं के कहे मुताबिक काम कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कितने स्टेट्स में जाऊंगी, इसके बाद आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा इनके पास उसका जवाब नहीं है। मैं तो शर्मा जी से एक निवेदन करूंगा, आने से पहले अपने देव तुल्य श्री 1008 जो भी आपके हैं उनसे पूछ के आया कीजिए कि जवाब क्या देने हैं। जवाब पूछे जाते हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता भी जवाब मांगेगी कि क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में भेजा, क्यों नहीं 4.5 साल में आपने जांच कराई जब सरकार चला रहे थे। 4.5 सरकार ठीक है विवेक ठीक है, समय की कमी है। शर्मा जी आपके पास में आऊंगी, ठीक है, साहब का जवाब मैं ले लूंगी। ठीक है चिकन चिल्ली ने एक एक करके ढींगरा साहब पहले अपना रिएक्शन देंगे, उसके बाद और के पास आऊंगी। ढींगरा साहब जल्दी से इनके सवाल का जवाब दीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिलीभगत कहते बीजेपी के साथ, अक्सर ही बात सामने आती है। सुनिए, जेजेपी के सुप्रीमो गए जेल में 10 साल के लिए, आईएनएलडी के सुप्रीमो गए 10 साल के लिए जेल में, और अब खट्टर साहब की बारी है जेल में जाने की, क्योंकि ये टैक्सी ले रहे थे ना जो, अब इनकी जेल में जाने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा नहीं जाएगा, भूपेंद्र हुड्डा सेटिंग कराएगा, भूपेंद्र हुड्डा मोदी जी के पास चाय पिएगा, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को डर नहीं है। अच्छा एक साथ क्यों आप सब लोग बोल पड़ते, एक एक करके बात रखिए ना। राज्यसभा के चुनाव में भी कौन क्या करेगा, क्यों कौन क्या नहीं करेगा, ये जनता अपने आप तय करेगी, इतनी अधीरता नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है विवेक जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। अनु जी अपनी बात रखिए। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, धन्यवाद करिए बीजेपी का कि आपके जो नेता हैं वो बाहर हैं। जिस तरीके से भाजपा पूरा प्रचार करती थी कि जैसे ही सत्ता बदलेगी हम हुड्डा साहब को
जमीन घोटाले में अंदर करेंगे। मैं एक तो भाजपा वालों को पूछना चाहूंगी, कुछ नहीं सकते, कोई गड़बड़ है ही नहीं, कोई कोई कार्रवाई नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जितनी जमीन की नोट घोटाले करी वो महाघोटाला भाजपा के कार्यक्रम में क्या बोलने दीजिए उनको, कभी किसी के बीच में नहीं बोलती, बोलने दीजिए उनको। ढींगरा साहब लौटूंगी। आपके जवाब के लिए समय मैंने आपको दिया था। शर्मा जी आपके पास इसके बाद आऊंगे। अनुज एक बात अपनी बात रखिए। जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ढींगरा साहब आऊंगी। अनुज जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जिस तरह से झज्जर सोनीपत साइड की जमीनें सस्ते भाव में किसानों जमीन गड़बड़ नहीं करी हमने, कोई जमीन एक्वायर नहीं करी, और चौटाला साहब ने करी थी जमीन एक्वायर, चौटाला साहब ने जमीन एक्वायर करी, हमने करी नहीं। ढींगरा साहब सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लीजिए जमीन एक्वायर। 15 सेकंड रुक जाइए, फिर सवाल का जवाब आपसे ले लूंगी। चौटाला जी ने एक्वायर करी है जमीन, चेक कर लीजिए रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड है सारे। अभी सुनेंगे उसके बाद चेक करेंगे। नहीं प्रवक्ता है आप, मुझे मालूम है कि ढींगरा साहब मुझे मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ेगा अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे तो। अनुज जी अपनी बात रखिए। जी मैं ये कह रही हूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जिस तरह से किसानों की जमीन सस्ते भाव में खरीद के कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को दी, वो भी मैं ये कहूँगी कि भाजपा की कमी है कि कार्रवाई विकास में नहीं कर पाई। और कमी क्या है? सेटिंग है। मैंने कहा था कि ये एक ही है, हिंदुस्तानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है। उसके बाद इन्होंने जी सुनने की क्षमता रखी। उसके बाद मैं जनता को ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला है, जनता को ये समझना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये सिस्टम बनाया था, ये भाजपा ने बनाया था, 6,500 करोड़ का चंदा दबाव डाल के हमारे जो उपपति हैं उनसे लिया, तो 1000 करोड़ से ऊपर कांग्रेस भी ले रही है, दलित कांग्रेस भी नहीं है। ये तो क्षेत्रीय दल है इन जैसे चंदा लेना जुर्म नहीं है, एक्सटॉर्शन करना जुर्म है। बिना पूंजीपतियों से चंदा ले कार्रवाई करते हैं किसान मजदूर की। चलिए ठीक है शर्मा साहब ठीक है। अनुज जी समय की कमी है, समय की थोड़ा सा कमी है। शर्मा जी फाइनल रिएक्शन जल्दी से दीजिए। मेरे सवालों का जवाब नहीं। हरियाणा का इतिहास बदला है। पहले क्या होता था कांग्रेस के टाइम में और इससे पहले भी, तो जो भी मुख्यमंत्री होता था वो अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपनी जाति के क्षेत्रों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाता था। इन्होंने मनोहर लाल जी ने इतिहास बदला और इन्होंने मेरिट के आधार पर हरियाणवी एक सबका साथ सबका जेजेपी वाले आप अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। जेजेपी वाले सवालों का जवाब इन्होंने काम किया और गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। और मोदी जी की नीतियों को, मनोहर जी की नीतियों को हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत मिलनसार हैं और इनके व्यक्तित्व का हमारे को लाभ मिल रहा है। ये बहुत ही मृदुभाषी हैं, इन्होंने नया इतिहास बनाया है। जहाँ भी जाते हैं युवा शक्ति इनका वेलकम कर रही है, समय की थोड़ा सा कमी, इनका वेलकम कर रहा है। ठीक है शर्मा जी, अपना ये उदाहरण है। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ से जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही आज के मसले में बस इतना ही। नमस्कार।